Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सभी साथियों। आज शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 हेतु मनोविज्ञान क्लास 11 एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक होती है उससे संबंधित विकास का जो आपका टॉपिक है, विकास का अर्थ, विकास की विशेषताएं और विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम शॉर्ट नोट्स के रूप में बात करने वाले हैं साथियों। बहुत ही कम समय में बहुत ही निश्चित बिंदुओं के माध्यम से जो आपके एग्ज़ाम लेवल की लैंग्वेज होती है साथियों, ठीक है, उसी लैंग्वेज में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मानव विकास का अर्थ, विशेषताएं और प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताने वाला हूं। कोशिश करूंगा आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की प्रत्येक चीज़ को, लेकिन अगर फिर भी कोई गलती हो जाती है तो बिल्कुल इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चाहे आप कोई सी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए देखते हैं विकास के अर्थ को मित्रों। तो मित्रों यहाँ पर देखिए, मनोविज्ञान नोट्स कक्षा 11वीं एनसीईआरटी के अंतर्गत विकास का अर्थ समझेंगे, विकास की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, यहाँ पर से क्वेश्चन आना बिल्कुल फिक्स है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए अच्छे से इस टॉपिक को आपको कवर कर लेना है। छोटे से वीडियो में आपको तीनों चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरह से मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विकास का अर्थ, कि विकास का अर्थ क्या होता है साथियों। मित्रों विकास की बात करें तो विकास के अंतर्गत जैविक और संज्ञानात्मक प्रक्रिया दोनों सम्मिलित होती है। जैविक का मतलब होता है साथियों जीवन से संबंधित जो प्रक्रिया है, संज्ञान मतलब मानसिक रूप से जो प्रक्रिया होती है, दोनों ही किसमें सम्मिलित होती है, विकास में। साथियों बात करें हम विकास की तो ये कब से आरंभ होता है, गर्भावस्था से, मतलब जब शिशु माँ के गर्भ में स्थित होता है वहाँ से विकास आरंभ होकर के मृत्यु पर्यंत, मतलब जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है वहाँ तक ये चलने वाली प्रक्रिया है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है कि विकास आरंभ होता है तो आपका आंसर रहेगा गर्भावस्था से। कब तक चलता है साथियों, मृत्यु पर्यंत तक। मृत्यु पर्यंत मतलब जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक व्यक्ति विकास करता रहता है साथियों। आगे हम बात करें, विकास में ही वृद्धि निहित होती है, मतलब विकास का ही ये एक भाग है साथियों वृद्धि, ठीक है। विकास के अंतर्गत ही वृद्धि को शामिल किया जाता है। वृद्धि का मतलब सीधा सा क्या होता है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, वजन इत्यादि वृद्धि में आता है। और वृद्धि किस में शामिल होती है, विकास में। जैसे भारत एक देश है तो राजस्थान अपना राज्य है साथियों, तो राजस्थान किस में आ रहा है, भारत में। उसी प्रकार वृद्धि किस में आ रही है, विकास में आ रही है साथियों। अर्थात इसमें मानसिक व शारीरिक दोनों ही परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। किसमें, विकास में। चाहे शारीरिक परिवर्तन हो चाहे मानसिक परिवर्तन हो, दोनों ही परिवर्तनों को विकास के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है साथियों। आगे बढ़ेंगे मित्रों, यहाँ पर विकास के परिप्रेक्ष्य में निम्न अवधारणाएं या मान्यताएं निहित है। 6 मान्यताएं यहाँ पर मैंने आपको बुक के माध्यम से बताने की कोशिश की है। आप यकीन मानिए बिल्कुल एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न आने वाले हैं आपके। तो साथियों पहली यहाँ पर अवधारणा या मान्यता है गर्भाधान से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया। विकास के संबंध में इस कथन को हम पहले भी देख चुके हैं। गर्भाधान का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जब शिशु माँ के गर्भ में स्थित होता है वहीं से विकास आरंभ होकर के कहाँ तक चलता है, मृत्यु जब तक व्यक्ति की नहीं हो जाती है तब तक विकास चलता है साथियों। तो ये पहली अवधारणा या मान्यता है विकास के परिप्रेक्ष्य में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों दूसरी अवधारणा की ओर। दूसरी अवधारणा क्या है, जन्म से मृत्यु तक की संपूर्ण अवधि में मानव विकास की विभिन्न प्रक्रियाएं जैसे जैविक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक,
घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। साथियों देखिए, जन्म से मृत्यु तक की संपूर्ण अवधि में, मतलब जब बालक का जन्म होता है वहाँ से लेकर जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, उसके विकास में जो जैविक प्रक्रिया है जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है, जैसे भूख है, प्यास है, नींद है इत्यादि। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं, मतलब उसके ज्ञान या मानसिक विकास से संबंधित। संवेगात्मक प्रक्रियाएं हैं, जैसे बालक किसी को देख करके दया का अनुभव करता है, किसी चीज को देख करके डर का अनुभव करता है, तो ये होती है संवेगात्मक प्रक्रियाएं। ये आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है साथियों। ये इसकी दूसरी अवधारणा है। चलिए तीसरी अवधारणा देखेंगे। विकास बहुदिश होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि निम्न में से विकास के संदर्भ में असत्य कथन है, और वहां पर वो कथन दे सकता है कि विकास एक दिशा में होता है। तो साथियों विकास एक दिशा में नहीं होता है, बल्कि विकास बहुदिश होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 5 स्टार में इस लाइन को दे सकता हूँ साथियों। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि विकास कैसे होता है साथियों, बहुदिशी, मतलब अलग अलग दिशाओं में होता है साथियों। आगे चौथा कथन देखेंगे। विकास अत्यधिक लचीला एवं संशोधन योग्य होता है। मतलब सीधी सी बात यह है कि विकास में आप परिवर्तन कर सकते हो। लचीला मतलब संशोधन मतलब परिवर्तनशील, जिसमें आप परिवर्तन कर दो। तो साथियों ऐसा नहीं है कि विकास में कोई परिवर्तन या कोई संशोधन नहीं हो सकता, बल्कि अत्यधिक लचीला होता है विकास, और इसमें आसानी से संशोधन भी किया जा सकता है, बदलाव भी या परिवर्तन भी आप कर सकते हो साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे 5वें कथन की ओर। विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। ऐतिहासिक दशाओं से बिल्कुल प्रभावित होगा साथियों विकास, क्योंकि देखिए मानव का जो विकास है, जैसे मान लीजिए आज 2021 में कोई बच्चा कक्षा 10वीं में पढ़ रहा है, और आज से 60 साल पहले, लगभग यूँ मान के चलिए सन 1950 में कोई बच्चा यदि उस टाइम पे 10वीं में पढ़ता था, तो उसकी सोच किस प्रकार से थी, या सन 1900 की बात करें, आज से 100 साल पहले 1921 की, तो साथियों उस समय 10वीं में पढ़ने वाला बालक क्या सोचता था, आज़ादी के संबंध में। आज पढ़ने वाला बालक क्या सोचता है, अपने करियर के संबंध में। तो साथियों ये ऐतिहासिक दशा हुई कि नहीं हुई, तो बिल्कुल इससे भी विकास प्रभावित होता है साथियों। चलिए इसकी छठी अवधारणा देखेंगे। विकास अनेक शैक्षणिक विद्याओं के लिए एक महत्वपूर्ण सरोकार है। अलग अलग जो शैक्षणिक विद्याएं होती है, अलग अलग जो शैक्षणिक प्रकार होते हैं साथियों, इसमें भी विकास एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है। तो ये 6 मैंने जो आपको तथ्य बताए हैं विकास के संदर्भ में, बिल्कुल आपको अच्छी तरह से इनको याद रखना है साथियों। देखेंगे अब आगे, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये साथियों। पहला कारक हम देखेंगे आनुवंशिकता को, और दूसरा हम देखेंगे परिवेश को। परिवेश का मतलब वातावरण से भी लिया जाता है, याद रखना है इसको अच्छी तरह से। तो पहले हम आनुवंशिकता को देखते हैं। मित्रों आनुवंशिकता का मतलब क्या होता है, पैतृक के गुण। पैतृक के गुण मतलब जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब यूं नहीं है कि माता पिता के गुण ही बालक में स्थानांतरित होंगे, बल्कि माता पिता के भी जो माता पिता थे, उनके भी जो माता पिता थे, मतलब परदादा या उनसे भी आगे की पीढ़ी के गुण अगर जो बालक में उत्पन्न होते हैं, तो वो किसके कारण होता है, आनुवंशिकता के कारण होता है। यही कहलाता है पैतृक के गुण। देखिए आनुवंशिकता में मुख्य रूप से 2 चीजें पाई जाती है साथियों। एक तो होती है जीन प्रारूप, और एक होती है दृश्य प्रारूप। जीन प्रारूप को जीनोटाइप कहा जाता है, और दृश्य प्रारूप को फेनोटाइप कहा जाता है साथियों। दोनों को इंग्लिश में नाम आपको याद रखना है। जीन प्रारूप या जीनोटाइप का मतलब होता है, इसको वास्तविक आनुवंशिक तत्व कहा जाता है, इसको वंश परंपरा के नाम से जाना जाता है, इसको आनुवंशिक विरासत भी कहा जाता है। जीन प्रारूप जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, और जो सामान्य रूप से हमें दिखाई नहीं देते साथियों। इसका दूसरा प्रकार है दृश्य प्रारूप, जिसको फेनोटाइप कहते हैं। दृश्य का मतलब होता है जो गुण हमें दिखाई देते हैं, या जो चीज़ें हमें दिखाई देती है, वो आनुवंशिकता से संबंधित दृश्य प्रारूप होती है। मित्रों प्रेक्षणीय विशेषताओं को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है दृश्य प्रारूप। प्रेक्षण का मतलब क्या होता है, अवलोकन करना।
तो जिनको आप देख सको उन विशेषताओं को स्पष्ट रूप से कौन सा प्रारूप व्यक्त करता है या प्रदर्शित करता है? दृश्य प्रारूप प्रदर्शित करता है। मित्रों, इसमें शारीरिक लक्षण बालक में आते हैं, जिसे बालक की ऊंचाई आप अच्छी तरह से देख सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी के माता पिता अगर लंबे हैं और संतान भी आगे जा कर के लंबी होती है, तो साथियों वो ऊंचाई है, ये आपके दृश्य प्रारूप में है। वजन, जैसे मान लीजिए किसी के माता पिता बहुत दुबले पतले हैं या बहुत मोटे हैं और उनकी संतान भी वैसी होती है, तो वो भी दृश्य प्रारूप में। आंख व त्वचा का रंग, जैसे मान लीजिए किसी के माता पिता की आंख का रंग भूरा है, त्वचा का रंग काला है और संतान में भी वैसे ही गुण उत्पन्न होते हैं और अपने को यदि वो अच्छी तरह से दिखते हैं तो इसको ही कहा जाता है साथियों दृश्य प्रारूप या फेनोटाइप। तो आशा आपको जीन प्रारूप और दृश्य प्रारूप भी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे साथियों। तो चलिए, तो मित्रों, विकास को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा दूसरा कारक आता है वातावरण या परिवेश। ठीक है, दोनों एक ही चीज होती है, वातावरण कह दो या परिवेश कह दो। तो साथियों, विकास में परिवेश की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवेश का मतलब वातावरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिखा है, जैसे एक अंतर्मुखता की ओर प्रवृत्त करने वाले जीन प्रारूप से युक्त बच्चे की कल्पना कीजिए। आपको सपोज करना है कि एक बच्चा है जिसमें जीन प्रारूप मतलब वंशानुक्रम से अंतर्मुखता का गुण उत्पन्न हुआ है। ऐसे परिवेश में जो सामाजिक अंतः क्रिया तथा बहिर्मुखता को बढ़ावा देता है। अब बालक में मूल रूप से जो जीन है वो बहुत से पहले की पीढ़ियों के आ गए हैं जिसमें अंतर्मुखता का गुण था। अब बालक में भी वही जीन आ गया है, लेकिन उसका जन्म कहाँ हुआ? जहाँ पर सामाजिक अंतः क्रिया और बहिर्मुखता को बढ़ावा दिया जाता है। सामाजिक अंतः क्रिया करेगा तो वो भी बहिर्मुखता का ही उदाहरण है साथियों। घुल मिल करके बातचीत करेगा। बहिर्मुखता का मतलब अपने विचारों को अच्छी तरह से व्यक्त करेगा, शर्माएगा नहीं, लोगों के बीच में रहना पसंद करेगा। वहाँ पर उस बालक का जन्म होता है जो कि मूल रूप से जीन प्रारूप के अंतर्गत अंतर्मुखता वाले जीन के साथ उसका जन्म हुआ है। मित्रों, तो ऐसे परिवेश का प्रभाव बच्चे को थोड़ा बहिर्मुखी बना सकता है। जिसे मूल रूप से तो वो अंतर्मुखी है, लेकिन साथियों यदि वो उचित परिवेश में रहता है तो बिल्कुल वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत गुण उसमें बहिर्मुखी व्यक्तित्व के भी उत्पन्न हो ही जाएंगे साथियों। तो इस प्रकार से हमें परिवेश या वातावरण भी बहुत ही अधिक प्रभावित करता है हमारे विकास को। चलिए, मैंने एक नोट लिख रखा है यहाँ पर, विकास निर्वात में घटित नहीं होता है। निर्वात का मतलब क्या होता है? नॉर्मली वायु रहित स्थान। वायु रहित स्थान ही क्या कहलाता है? निर्वात कहलाता है साथियों। वायु रहित स्थान ही कहलाता है निर्वात। तो साथियों देखिए, विकास निर्वात में घटित नहीं होगा बल्कि समाज में घटित होता है। किस में घटित होता है? समाज में घटित होता है साथियों। तो मित्रों, ये मैंने थोड़ी सी कोशिश की है विकास के अर्थ को समझाने की, विकास की विशेषताओं या प्रकृति को बताने की, और विकास में जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उनको समझाने की कोशिश की है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप वास्तव में ऐसे ही और भी नोट्स चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल लाइक, शेयर और वीडियो पर कमेंट करना नहीं भूले साथियों कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा वीडियो को पूरा देखने के लिए। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।